गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइसोमेरिक खत्म किया। आज हम बिल्कुल नए टॉपिक पर स्टार्ट कर रहे हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि आज के आज खत्म हो जाए और इसके तुरंत बाद एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर क्या कह सकते हैं, टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म। और 6 से 8 क्वेश्चन फिक्स, 45 में से 6 से 8। और अगर 30 क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे नीट वालों जेई वालों की बात करते हैं, तो उसमें कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन उनके भी इस चैप्टर इस टॉपिक से आएंगे। ये टॉपिक अपने आप में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितने भी तरीके के ऑर्डर्स हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सारे टॉपिक की एक ही जगह पर हम पढ़ाई करेंगे। उसके बाद हम जब आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो वहाँ पर हमें सिर्फ प्रिपरेशन और टेस्ट दिया देखना पड़ेगा या रिएक्शंस देखनी पड़ेगी, बस। चलिए पढ़ते हैं आज पहले इस टॉपिक से। तो सबसे पहली बात है कि मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कई सारे, और कई बार क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है, उसमें से चीज़ जो हमारा डिज़ायरेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको उस मिक्सचर से कैसे अलग करें और उसके प्योर फॉर्म में मुझको ले आए, तो इसी को कहते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सारी कॉमन टेक्निक्स हैं, अभी सारी की सारी फिजिकल टेक्निक्स हैं, राइट। तो सबसे पहली टेक्निक है सब्लिमेशन, दूसरी टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन, तीसरी टेक्निक है डिस्टिलेशन, चौथी टेक्निक है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड पांचवी टेक्निक है क्रोमैटोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। ठीक है, ये सारी टेक्निक्स हैं, हमें पढ़ना है। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक आते हैं। चलिए, अब एक बात लिखा हुआ है, एक बात समझिए कि जनरली कोई भी प्योर चीज़ का अपना फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है और अपना फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो लिखा है मोस्टली ऑफ द प्योर कंपाउंड, माफ कीजिएगा, मोस्टली ऑफ प्योर कंपाउंड है शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बात आती है कि पहले ये तो बताइए कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं छोटी सी बात को। ठीक है, एक छोटी सी बात लिखी हुई है, देखिए वही बात लिखी हुई है कि प्योरिटी ऑफ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा। अगर मैं प्योर सॉलिड की बात करूं तो प्योर सॉलिड किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, तो यही इसी को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स मेल्ट फॉर्म। मेल्ट फॉर्म क्या होता है, जनरली लिक्विड फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, मेल्ट फॉर्म। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि बॉइलिंग पॉइंट क्या लिखा है, तो यहाँ पर देखो लिखा है प्योर लिक्विड है डेफिनिट बॉइलिंग पॉइंट। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो क्या लिखा है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर लिक्विड का किसके बराबर हो जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इसी को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ओके, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो लिखना है कि आगे बढ़े, ये सब तो आता है, लिखना है। ओके, चलिए यहाँ से लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो दो मेथड है, सब्लिमेशन मेथड और क्रिस्टलाइजेशन मेथड, ये सॉलिड्स के लिए यूज होता है, और डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, क्रोमैटोग्राफी, ये सब किसके लिए होता है, लिक्विड्स के लिए होता है। नोट कर लीजिए। चलिए फाइन, ये बात समझ आ गई। अब आगे की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम सबसे पहला मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या लिखा है, सब्लिमेशन एक क्या प्रोसेस है, इसमें जो सॉलिड है क्या है, सॉलिड डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है वेपर फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं, सॉलिड से सीधे वेपर। इस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू इट्स वेपर फॉर्म इज कॉल्ड सब्लिमेशन। देखिए, और लिखते दिखते आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है आप लोग को आता है, ये लिख लेंगे। नहीं आता, कौन है, चलिए। हमसे कह रहे थे कि सर एसी का पानी आता है, नीचे पन्नी लगा ले, हमको लगा लीजिए, नीचे नहीं फोटोकॉपी वाली। ठीक है, अब इसको देखिए। नहीं, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पढ़ो। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर।
विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। अब बात आती है, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ तक की बात कर ली कि सॉलिड सीधे किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, कि बिना लिक्विड स्टेट में आए। तो एग्जांपल क्या है इसका, कैम्फर, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड, आयोडीन, इनके सेपरेशन में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, सब्लिमेशन मेथड। तो यहाँ पर इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसमें क्या है, इसका यूज करते हैं वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, या सबलाइम और वोलाटाइल शब्द सही नहीं है, सबसे अच्छा शब्द है कि सब्लिमेबल कंपाउंड और नॉन सब्लिमेबल इंप्योरिटी हो, या कंपाउंड सब्लिमेबल हो और इंप्योरिटी नॉन सब्लिमेबल हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है इंप्योरिटी सब्लिमेबल हो और कंपाउंड नॉन सब्लिमेबल हो, मतलब वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल हो, दोनों का अलग नेचर हो। हीट किया तो सबलाइम वाली चीज निकल करके वहां से कहां चली जाएगी, दूसरे बीकर में इकट्ठा हो जाएगी और तुम्हारी इंप्योरिटी वहीं की वहीं रह जाएगी। इस मेथड से हम इसको जो है इंप्योरिटी को अलग करते हैं और प्योर कंपाउंड को ऑब्टेन करते हैं। तो एग्जांपल क्या है, कैम्फर, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड, आयोडीन। ठीक है, नोट करिए। अब हम इसके आगे का पार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। अब दूसरा प्योरिफिकेशन मेथड है, एक है क्रिस्टलाइजेशन मेथड और दूसरा है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड। देखिए बात को समझिए, फ्रैक्शनल का मतलब क्या है, हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम हो, और जनरल ये सिंपल क्रिस्टलाइजेशन मेथड है। इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड है, ऑब्टेनिंग सॉलिड इन प्योर एंड क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म फ्रॉम द सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है जिसमें इम्प्योरिटी भी है और आपका प्योर कंपाउंड भी, मिक्सचर है। उसमें क्या हुआ कि हमने जब उसको क्रिस्टलाइज किया तो हमारा प्योर कंपाउंड क्रिस्टलाइज हो गया और इम्प्योरिटी वैसे के वैसे सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो बहकर निकल जाएगी, या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो लिखा है कि ऐसे सब्सटेंस आर मोर सॉल्युबल इन अ गिवन सॉल्वेंट एट हायर टेम्परेचर देन लोअर टेम्परेचर। तो एग्जांपल लिखिए, जैसे एग्जांपल है बेंजोइक एसिड व्हेन मिक्स्ड विद नैप्थलीन it is separated by using hot water। ओके ओके, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, हमने एक सोल्यूशन लिया, ये सोल्यूशन है, और इस सोल्यूशन में क्या है, इम्प्योरिटीज हैं, बाकी की चीजें हैं। तो जो इम्प्योरिटी है वो ज्यादा सॉल्युबल है लिक्विड फॉर्म में, तो वो क्या हो गया, नीचे आकर के सेटल हो रही है, और जो तुम्हारा कह सकते हो कि सॉल्यूट है जो तुमको चाहिए, वो क्रिस्टल के फॉर्म में यहीं पे रह जाएगा। तो इसी तरीके को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड। चलिए, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं और इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि जब हम जो सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट को हम जब चॉइस ऑफ सॉल्वेंट में सबसे पहला ये देखेंगे कंपाउंड बीइंग क्रिस्टलाइज, मतलब हमारा जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है जो हमको चाहिए वो उस सॉल्वेंट में क्रिस्टलाइज हो। तो मोर सॉल्युबल, the compound being crystallized is more soluble at higher temperature and least soluble at room temperature। अब बात आती है रूम टेम्परेचर पर impurities are insoluble और sparingly soluble। अब इससे क्या होगा, जैसे ही आप हीट करोगे impurity क्या हो जाएगी, उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। सॉल्वेंट किसी भी तरीके का रिएक्शन कंपाउंड के साथ नहीं करना चाहिए, और सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होना चाहिए, ताकि वो बहुत ही जल्दी क्या हो, जो है उसको लिखा है सॉल्वेंट है लो बॉइलिंग पॉइंट टू रिमूव फॉर द इजियर रिमूवल। अगली बात है सॉल्वेंट की विस्कोसिटी भी लो होनी चाहिए ताकि वो फ्लो कर सके। ओके, नोट करिए। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेप लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको आना चाहिए बस। देखिए क्या हुआ कि सेपरेटिंग component of mixture of two or more solid having different solubilities in the same solvent at same temperature। स्टेप वाइज क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि जो लीस्ट सॉल्युबल सब्सटेंस है इट विल क्रिस्टलाइज आउट फर्स्ट, इसको अलग कर लिया, उसके बाद वापस से रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ और ज्यादा सॉल्युबल सब्सटेंस क्या होगा उसके बाद क्रिस्टलाइज होगा। ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, अगला मेथड है और ये है डिस्टिलेशन, और ये किसके लिए यूज होता है, लिक्विड के लिए। तो लिक्विड को पहले हम किस में कन्वर्ट करते हैं, वेपर फेज में। तो कोई भी लिक्विड वेपर फेज में कब जाएगा, जब उसके अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, और वहां पर क्या होगा कि जो वेपर है, अब जो वेपर है उसको हम क्या करेंगे, अलग जगह पर कंडेंस करेंगे। दिखाते हैं हम आपको यहाँ पर डायग्राम से, देखिए
जब आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो ये हमारा एक फनल है जिसमें हम इम्प्योर लिक्विड को रखते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एसीटोन है और वाटर है, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका बॉइलिंग पॉइंट लमसम मान लेते हैं कि लेट्स सी 50 डिग्री सेल्सियस या 50 या 60 डिग्री सेल्सियस। कम होता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है वो मुझे डेटा याद नहीं, लेकिन कम होता है। आपने क्या किया, आपने इसको हीट किया और इसको कितने डिग्री सेल्सियस पर हीट किया? सबसे पहले आपने इसको हीट किया 50 या 60 डिग्री सेल्सियस पर। तो जितनी, अब मेरी बात को समझिएगा, थोड़ा मोड़ा पानी तो इवेपोरेट होगा ही। इवेपोरेशन और वेपराइजेशन दो अलग चीज। इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होता है। तुम पानी को गर्म करते हो तब भी थोड़ा थोड़ा भाप निकल रहा होता है, पानी बॉईल कर रहा होता है तो बहुत ज्यादा भाप निकल रहा होता है ना। तो इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में अंतर क्या है? इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होता है, लेकिन वेपराइजेशन स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इसको 50 डिग्री पे करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कौन से मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे? लमसम सारे। और जब वो वेपराइज होंगे तो यहाँ से इसके फ्यूम्स निकलते हुए आएंगे और यहाँ पर हम कंडेंसर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक ऐसी कॉइल जो ठंडी है, तो इसके आसपास की जो जितने भी वेपर होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? लिक्विफाई हो जाएंगे, और हम इसको दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी कहाँ है? यहाँ पर। अब इसको दोबारा से तुम हीट करो तो जितना वाटर है वो निकल जाएगा, एसीटोन तुमको मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना किस तरीके से काम करता है? तो इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल क्या है कि इट इन्वॉल्व बोथ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, और साथ साथ में ये क्या हम इसमें कर देखते हैं, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों कराते हैं। पहले वेपराइजेशन या इवेपोरेशन कराते हैं, उसके बाद हम इसमें क्या कराते हैं? कंडेंसेशन। तो नोट कर लीजिए, इसका एग्जांपल लिख लीजिए। दिस मेथड इज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ एसीटोन विद वाटर। इसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए, ये सिंपल डिस्टिलेशन मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगली तरह का। देखिए, ये तो बिल्कुल देखो, यहाँ पे कंडेंसेशन कर रहे हैं, लेविक वाटर कंडेंसर लिखा है। मतलब क्या, यहाँ पे ठंडा पानी घूम रहा होता है, ये ट्यूब यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ पर आकर के हम कलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये है आपका लिविक वाटर कंडेंसर, ये है सिंपल डिस्टिलेशन जैसा कि होता है। ओके, अब हम बात करेंगे इसके आगे की बात। देखो यहाँ पर पानी आ रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप दिख रहा है, हाँ या ना? यस। ओके, अब आते हैं यहाँ पर, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेपरेटिंग एंड प्योरीफाइंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो डिफरेंस कितना होगा? दे डिफर बाय 10 to 15 केल्विन। ठीक है, मतलब जो दो मिक्स्ड, जैसे एग्जांपल क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज्यादा वोलेटाइल कंपाउंड पहले निकलेगा और जो कम वोलेटाइल होगा वो बाद में निकलेगा। पीछे वाले में एक वोलेटाइल था, एक नॉन वोलेटाइल था, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों ही वोलेटाइल है। जैसे समझो, जैसे एसीटोन जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 50 to 56 के आसपास, 56 डिग्री सेल्सियस, और एक और है मिथाइल अल्कोहल जिसका बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्स है 63 केल्विन। कितना है? 63 डिग्री सेल्सियस। केल्विन नहीं, केल्विन में तो 300 प्लस जाएगा ना। तो 63 डिग्री सेल्सियस। देखो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 या 7 डिग्री का अंतर है। ऐसे में बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल करीब है। तो ऐसी स्पीसीज को अलग करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो द बॉइलिंग पॉइंट डिफर बाय 10 to 15 केल्विन। तो ज्यादा वोलेटाइल वाला पहले डिस्टिल आउट होगा और कम वोलेटाइल वाला उसके बाद में। नोट करिए, तो फिर मैं दिखाता हूँ। चलिए एग्जाम्पल लिखिए, इसका एग्जाम्पल लिखिए। देखिए, इट इज यूज्ड इन सेपरेशन
ऑफ एसीटोन, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था अप्रॉक्स 56 डिग्री सेल्सियस ना, दैट इज 329 केल्विन, ऐसा ही था ना कुछ। एंड मेथाइल एल्कोहल, इसका बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्स आता है 63 डिग्री सेल्सियस या 338 केल्विन। एक एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल है सेपरेशन ऑफ crude oils like kerosene, gasoline, डीजल, क्रूड ऑयल से ही निकलते हैं ये सब। तो इनके सेपरेशन के मेथड को भी हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नोट कर लीजिए, आप कर सकते हो, मेहनत कर डालो। बहुत से लोग हैं जो चाहते तब भी नहीं कर पाते, सच बता रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं आप ही के बीच में जो 8-8 साल 6-6 साल रिपीटर हैं। अब उनके घर वाले कह रहे शादी कर लो, सही बता रहे हैं, घर वाले कह रहे शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वो भी किसी की शादी के चक्कर में है कि कहीं से कुछ सेट हो जाए, तो वो भी अलग तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एज बढ़ेगी तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। अभी आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं है, यही 1-2 साल आपकी जिंदगी बहुत शानदार है, इसके बाद बहुत चीजें दिक्कत करेंगी। देख रहे हैं आप, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। यहाँ पर क्या लिखा आपने, मिक्सचर लिया हमने। एक और एग्जांपल लिख लो, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड बेंजीन। इसको भी सेपरेट किया था मैंने, एक एग्जांपल लिखवाया एसीटोन और मेथाइल अल्कोहल का। एक और एग्जांपल लिख लो एसीटोन और बेंजीन का। तो ये है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, अपने अपने वेपराइजेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा जल्दी बॉइल होगा ऊपर आएगा, उसके बाद नीचे, उसके नीचे। तो ऐसे जो है चीज़ें अरेंज होंगी। और इस तरीके से पहले देखो भैया बेंजीन आ गया और इसके बाद क्या आएगा, एसीटोन। ठीक, नोट कर लीजिए। बहुत दिमाग नहीं लगाना है, जो चीज़ें एग्जाम में सिर्फ आनी है और आपको अटेम्प्ट करना है, तो क्यों उसमें इतना दिमाग लगाना है। अभी एक बैठ के डायग्राम बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, जब मन करेगा देख लेना वीडियो। ठीक है, अब ये देखो, ये कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स हैं। जैसे एक कॉलम है जिसका नाम है यंगर स्पीयर शेप कॉलम, ये। दूसरा है हैम्पल कॉलम, इस तरीके का होता है। आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा, देखने की खाली जरूरत है कि आपको आता है। देखिए, ये है सिंपल पैक्ड कॉलम और ये है बबल प्लेट कॉलम। ये सारी चीजें सिर्फ आप जानते रहिए, कभी एग्जाम में नहीं आएगा, ये एग्जाम में आएगा। और ये टॉपिक बहुत अच्छा है, लिखा हुआ है कि डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, हेडिंग डालिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आता है। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसा लिखा है एप्लीकेबल टू द प्योरिफिकेशन, इसी को हम वैक्यूम डिस्टिलेशन भी कहते हैं। दूसरा नाम लिखिए वैक्यूम डिस्टिलेशन। लिखा है कि प्योरिफिकेशन ऑफ लिक्विड दैट हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड डिकम्पोजेस एट और बिलो देयर बॉइलिंग। ठीक है, ऐसी स्पीसीज जिसका बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत हाई है, और अगर हम उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम रखते हैं या उसके बॉइलिंग पॉइंट तक लाते हैं, तो वो स्पीसीज क्या हो जाएगा, डीकम्पोज। तो यहाँ पर ऐसी स्पीसीज को कैसे हम अलग करें, तो लिखा है बाय लोअरिंग देयर एक्सटर्नल प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड कैन बी डिक्रीज्ड। इसका एग्जांपल है H2O2 नॉर्मली बॉइलिंग, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर को ही क्या कहते हैं, 660 mmHg। ठीक है, तो नॉर्मल जैसे एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पर इसका बॉइलिंग पॉइंट है 152 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 65 mm तक ले आ दें, 65 mm प्रेशर को कम कर दें, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 85 डिग्री सेल्सियस। तो तुम्हारे फायदे की चीज़ है, देखो ना। और ये थर्मली अब डिकम्पोज भी नहीं होगा, ये 152 डिग्री सेल्सियस पर डिकम्पोज भी हो जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट पर। तो इसको अलग करना तो बेवकूफ़ी निकल गई,
क्योंकि अलग करोगे वो डिकम्पोज हो जाएगा, किसी काम का नहीं, तो इसका सेपरेशन भी किसी काम का नहीं। तो ऐसे में क्या किया कि हमने इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जहाँ पर हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम किए, तो यही इसका बॉइलिंग पॉइंट 152 से घट करके 85 डिग्री आ गया। तो ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से काफ़ी कम टेम्परेचर पे है ना, तो ये अपने डिकम्पोज होगा तो अपने नेचुरल फॉर्म में रहेगा, नेचुरल फॉर्म में रहेगा। गुड। इसी तरीके से ग्लिसरॉल को हम सेपरेट करते हैं और यहाँ पे देखो 760 mmHg की जगह हम कितना प्रेशर ले लिए, 12 mmHg। तो बिना डिकम्पोजिशन के हम इसको ऑब्टेन कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रोसेस है दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में यहाँ पर सबसे पहली बात पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, नोट करिए। अब यहाँ पर क्या लिखा हमने, सबसे पहले स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन मतलब ये इस मेथड में सबसे अच्छी बात है, जो इम्प्योरिटी है वो नॉन वोलेटाइल है और जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमें चाहिए वो वोलेटाइल तो है लेकिन नॉर्मल वाटर में नहीं है, स्टीम में। तो इसी टेक्निक को यूज किया, इट इज यूज फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच आर वोलेटाइल इन steam and immiscible with water and possess high vapor pressure of about 10 to 15 mmHg at 373 Kelvin and contain, देखो ये impurity कैसी है, non volatile impurity। एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, देखिए जो एनिलीन है इसका बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना है 457 केल्विन और हमने एनिलीन को ऑब्टेन कर लिया कितने पे, 371 केल्विन पर। अब देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों ही वोलेटाइल है लेकिन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल। तो पहले क्या निकलेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो वोलेटाइल है वो स्टीम में आ जाएगा और ये अबाउट टू लेस वोलेटाइल, तो ये उसी में रहेगा, इमिसिबल रहेगा और हम इससे इस तरीके से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को हम सेपरेट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है क्रोमैटोग्राफी, वो पढ़ेंगे और उसके तुरंत बाद एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म। थैंक यू।